करा दो, ज्वाइन करा दो भाई। हेलो हेलो एवरीबॉडी। शिवम भाई ने ज्वाइन कर लिया है। देयर आई कैन सी हिमांशी। हेलो नितेश सर। हेलो प्रशस्ति। तो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। आशीष भी ज्वाइन करता है। सो हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं जब तक। देयर आई कैन सी द रिक्वेस्ट ऑफ आशीष। आई एम गुड हिमांशी। हेलो एक्यू सर। होप आप सभी लोग मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहा है। अगेन ही लेफ्ट। ओके, तो कुछ हम बातें चालू करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी एक छोटी सी कविता के साथ चालू करता हूं। चलिए कोई बात नहीं, मैं जब तक आपको एक छोटी सी कविता 4 लाइनों की है वो सुना देता हूँ। और ये मैंने अभी सुबह सुबह लिखी है, जब मेरे दिमाग में पलायन जैसा कुछ चल रहा था कह सकते हैं। और तो मैं कविता सुनाता हूँ। लेमी। ओके। तो मेरी लाइनें जो चालू इस तरीके से होती हैं। देख तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर आया। देख तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर आया हूँ। निकला था परिंदों की तरह, पैदल घर आया हूँ। देख तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर आया हूँ। एक कॉन्वर्सेशन है, जब इंसान अपने परिवार से बात करता है। और एक कॉन्वर्सेशन खुद से भी है। देख तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर आया हूँ। निकला था घर से परिंदों की तरह, पैदल घर आया हूँ। उस दरवाजे से एक रोशनी सी आती थी। उस दरवाजे से एक रोशनी सी आती थी कि लगता था कर दूंगा सारे कर्ज माफ तेरे। कि लगता था कर दूंगा सारे कर्ज माफ तेरे। वो खुशी सी लाती थी। उन सभी पाटों पर आज मैं ताले जड़ आया हूँ। उन सभी पाटों पर आज मैं ताले जड़ आया हूँ। जेबें तो खाली हैं।
जेबें तो खाली हैं, पैरों में छाले भर लाया हूँ। देख तेरे लिए मैं क्या कुछ नहीं कराया हूँ। सो हाँ, इसी के साथ हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। आज का विषय जो हमने चुना है वो है पलायन का। हाँ सर, आप कुछ बैकग्राउंड में जैसलमेर की कुछ फ्रेम्स देख सकते हैं, और आशीष ने भी ज्वाइन कर लिया है। दैट्स वेरी गुड। सो आज आज हम अपनी अपनी बातें कंटिन्यू कर रहे हैं पलायन के साथ में। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, पलायन आज की तारीख में मजदूरों का ही और अंडर प्रिविलेज्ड का ही नहीं हो रहा है। पलायन उन सभी बातों का हो रहा है, और दरअसल पलायन हमारे विचारों का हो रहा है, आपके विचारों का हो रहा है, हमारे विचारों का हो रहा है, जो कि पहले हम सोचते थे जो कि एक नॉर्मल चीजें हैं, जो कि एक अपना एक जोन था जिसको हम कंफर्ट बोलते थे या नॉर्मल बोलते थे। वहां से उन विचारों का, उन सभी आती अच्छी बातों का पलायन हो रहा है। हेलो आशीष, मुझे सुन पा रहे हो? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन ये बताओ, ये आज इतनी किस्मत खराब क्यों है? मतलब यार मैं कौन से सभी लोगों पुण्य से किए माफी राधे? मांगना चाहूंगा, हाँ तुमसे भी। ये पता नहीं कुछ क्या चल रहा है ये। नहीं नहीं, 4-5 बार हुई, कोई दिक्कत नहीं सर। वो माफी आफी की क्या बात है, अपनी थोड़ी गलती होता, अंबानी जी की गलती है। मैं बोल रहा था कि हाँ, आपने फोन में आरोग्य सेतु डाल रखा है क्या? आप वो उनको पता लग गया क्या आप माइग्रेशन की बात करने वाले हो? हेलो। हेलो सर, सही में आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करें, है ना, बिना कोई इंतजार किए शुरू करते हैं। तो मैं पलायन की बातों से कुछ तो चालू सर, कर रहा था यार आशीष, है ना। जी 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 सर, और जी मैं ये सर। सबको बता रहा था कि पलायन सिर्फ लोगों का ही नहीं हुआ है आज की तारीख में, पलायन विचारों का भी हुआ है ना। जो कि हम पहले कहते थे नॉर्मल है, जो कि कुछ लगता था जहां से कुछ होप आ रही है, उन सभी चीजों का एक तरीके से पलायन हो चुका है ना। वो आशा आनी खत्म हो गई है, वो कुछ चीजें जो आती थी वो आनी खत्म हो गई है ना। सो हम सबसे पहले एक शब्द पे जाते हैं, ये माइग्रेशन पलायन होता क्या है, राइट। और अगर हम पूरे इंडिया में एज ए कंट्री, हम अगर वो रीजन्स जानने की कोशिश करें जहां से सबसे ज्यादा पलायन होते हैं आज की तारीख में, और कौन से ऐसे वो रीजन्स हैं जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में पलायन होल्ड करते हैं, जो कि हम जहां कह सकते हैं कि इन माइग्रेशन सबसे ज्यादा जहां होता है, राइट। तो थैंक यू सर, थैंक यू आईक्यू सर। तो शर्मा गई होगी सर। तो हाँ, तो अगर हम एज ए रीजन, अगर क्षेत्र की बात करते हैं, तो नॉर्थ एक ऐसा एरिया माना जाता है सबसे ज्यादा पलायन जहां पर होते हैं। साउथ में भी इनफैक्ट स्टेट्स हैं जहां से पलायन मतलब एक बड़े पैमाने पर हो रहा है, राइट। और इन माइग्रेशन की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो कहाँ रहे हैं, वो मैं ये समझता हूं अभी आज की तारीख में, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, अगर हम देखते हैं तो वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मेजर स्टेट जहां की बहुत ज्यादा इन माइग्रेशन होता है। और अगर हम इधर नीचे बात करें, सेंटर से अगर नीचे आ जाए, तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। और अगर हम पलायन की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले इस टर्म की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरीके से इसको कोट एंड कोट समझा जा रहा है। या अगर हम सेंसस की बात करें, अगर आज की तारीख में आप अगर डाटा को देखना चाहेंगे, या आज की तारीख में अगर आप ये देखना चाहें कि माइग्रेशन आपको समझना है या इसके बारे में जानना है, तो आप कहाँ जाकर इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्वेज हुए हैं इस बीच में, सैंपल सर्वे भी हुए हैं, वो सर्वे निकले हुए हैं। और अगर आप वेल ड्राफ्टेड डाटा की बात करते हैं, मतलब मैं अभी भी इसको वेल ड्राफ्टेड डाटा कह रहा हूँ, मतलब कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो अभी भी मतलब कुछ हद तक कंसिडर नहीं की जाती है। तो सेंसस 2011 में डाटा माइग्रेशन का सबसे पहले आया हुआ है, इसमें सबसे पहले डाला हुआ है माइग्रेशन का डाटा। और उसमें ये कहा गया है कि लोग अपने एरिया में जहां उनका बर्थ प्लेस है उसको छोड़ के कुछ दिनों तक दूसरे स्टेट में या
अ प्लेस वेयर इट इज नॉट ऑफ देयर बर्थ प्लेस, वहां रहते हैं कुछ दिनों तक, तो उसको एक तरीके से कहा जाता है कि वो माइग्रेशन है। और इसमें शादी जैसे इंस्टीट्यूशन भी शामिल है कि अगर आपकी शादी होके अगर आप कहीं और आ गए हो तो उसको भी माइग्रेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन को अभी और ज्यादा रिफाइन करना है ना। अगर हम मतलब ये एक तरीके से आयरनी है कि हमने सबसे बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है आज की तारीख में, जो माइग्रेशन की, जो पूरे वर्कर्स की आप ये माने, अगर जितने भी वर्कर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं, अगर उसमें अगर हम डाटा के हिसाब से जाएं, अगर सैंपल सर्वे के हिसाब से जाएं, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 का अगर देखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कुछ 93% जो जो वर्कर्स हैं, है ना, जो हम वर्कर की कैटेगरी में लोगों को देखते हैं, उसमें से 93% जो लोग हैं वो माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनका माइग्रेशन हुआ है। आईक्यू सर पूछ रहे हैं कि कौन सा माइग्रेशन है जो आज की तारीख में आप हमें लग रहा है कि जिसको पढ़ना, जिसके बारे में स्टडी करना बहुत कठिन है। तो हम कुछ क्वेरीज भी इसके साथ में ले लेते हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ माइग्रेशन डू यू थिंक इज द मोस्ट चैलेंजिंग टू स्टडी। सो आज की तारीख में हम अगर इंडिया का ही केस लेंगे तो एक तरीके से माइग्रेशन, हम अगर हम डेफिनेशन की बात कर लिए हैं, सो आईक्यू सर इसके पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। एक चीज तो ये है कि माइग्रेशन एक तो इंटर स्टेट भी होता है और इंट्रा स्टेट भी होता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट भी माइग्रेशन होते हैं और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी माइग्रेशन होते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट, एक जिले के अंदर भी लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन होता है, और एक जिले से दूसरे जिले में भी लोगों का पलायन होता है एक ही स्टेट में, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लोगों का पलायन होता है, या एक स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का पलायन होता है। तो सबसे ज्यादा जो कठिन है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है उनको स्टडी करना बहुत ही ज्यादा कठिन है मेरे हिसाब से, और उसका डाटा मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन होते हैं, उनको स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। उसमें बहुत सारे लॉ हैं, मॉडल्स हैं जो फॉलो कर लिए जाते हैं। जैसे ट्रेन की जर्नी होती है, टिकट के थ्रू हम पता लगा लेते हैं। जैसे सैंपल सर्वे होते हैं, वो कुछ ऐसे मीडियम, ऐसे कुछ टूल्स हैं वो लोग अपने स्टडी में कंसिडर करते हैं, तो इसको समझना आसान होता है मेरे ख्याल से। मेरी आवाज साफ आ रही है आशीष? ओह बेस्ट है सर, सही है, मस्त है। ओह तो हाँ, तो मैं ये मानता हूँ कि इनको समझना आसान होता है, लेकिन इसके अलावा हम जो जिन माइग्रेशंस की बात कर रहे हैं इनकी स्टडी मुश्किल होती है। तो मुझे लग रहा है कि आईक्यू सर यही पूछने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो माइग्रेशंस हैं जिनको पढ़ना आज की तारीख में, जिनके बारे में स्टडी करना मुश्किल है, वो इसी प्रकार के कुछ माइग्रेशन है जो जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं या एक ही स्टेट के अंदर होते हैं, राइट। और हम बात कर रहे थे कि अगर टोटल लेबर वर्कर्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि आज की तारीख में 2000 इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात करें तो 93% जो लोग हैं वो माइग्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा अगर नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ 83% जो लोग हैं very very relevant question sir, very poetic and very relevant question हाँ हाँ, आईक्यू सर का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट, इट्स नॉट ओनली फॉर द होमो सेपियंस, इट आल्सो अबाउट द अपार्ट फ्रॉम द होमो सेपियंस, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। जरूर सर, इनके बारे में भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब हम माइग्रेशन की जब अब शुरुआत देखते हैं कि हम जब सब पहले माइग्रेशंस पढ़ते हैं कि जो मास माइग्रेशंस हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, उसमें सबसे पहले अगर हम अफ्रीका से बाहर निकले थे और जो पानी की खोज में निकले थे, हाँ, और जहां रुके थे, मतलब ऑल इन ऑल अगर हम माइग्रेशन को हम समझें तो कोई भी कंडीशंस जो आपको एक जगह को छोड़ने पे पहले मजबूर करती हैं, और फिर आप उनसे कंपेयर करके बेटर सिचुएशंस अगर ढूंढते हो, उस तरफ बढ़ने को हम माइग्रेशन कहते हैं। मतलब एक अगर माइग्रेशन का सिंपल
सिंपल बेसिक सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो यही सिंपल, यही बराबर समझ में आता बराबर। और वो एक 2 लाइन की जो कविता पढ़ी थी उसमें ये सारी चीजें समअप की थी मैंने। है। यस मतलब एक छोटा सर। सा नुआंस ही है कि जो कि हम इन चीजों को देख रहे हैं। और शूजा इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका एक क्वेश्चन आ रहा है, डज रूरल डेवलपमेंट और स्मार्ट विलेज कैन समहाउ रिड्यूस रेट ऑफ माइग्रेशन एज मेजर माइग्रेशन इज फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो ये आज की तारीख में बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या जो डेवलपमेंट्स हैं और स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिवर्स माइग्रेशन को भी देख रहा है एक तरीके से। मतलब कुछ अपेयरेंस है कि उसमें रिवर्स माइग्रेशन हो गए हैं। अगर इसका एग्जांपल हम लें, सो गुजरात का एक मॉडल हमने स्टडी किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ में। अगर हर्षित यहाँ है तो उसको पता होगा। आनंद कॉलेज से हम गए थे और एक पंसारी विलेज है अहमदाबाद के पास में। अगर तुम्हें याद हो कि हमने कुछ दिनों पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया था आशीष। और वहां हम देखे थे कि कुछ रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वहां। मतलब इंडिया में पंसारी विलेज या पुंसारी विलेज जिसको कहते हैं, इट इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ स्मार्ट विलेज नाउ, जिसमें कि सारी वो जरूरी चीजें मुहैया कराई हैं गवर्नमेंट ने और वहाँ के नगर पंचायत ने। वहाँ के पंचायत ने, नगर पंचायत तो खैर नहीं है, वो वहाँ के पंचायत ने। तो एक तरीके से रिवर्स माइग्रेशन वहां देखने को मिला है। मतलब जो लोग वहां पहले जा चुके थे, हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, कुछ टेलर्स का हमने इंटरव्यू लिया, कुछ दुकानदारों का हमने इंटरव्यू लिया था। तो उनका ये कहना था कि जो चीजें हमें वहां जो मिल रही थी वो अब यहाँ मिल रही है, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। वही। सर जैसे 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 हम अगर किसी एक छोटे से गांव का भी एग्जांपल लें, अगर एक गांव में अगर इकोसिस्टम है कि हाँ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, और अगर ऐसा होता है कि सिर्फ कोई एक, समझ लो उस गांव में सिर्फ एक टेलर है, और जैसे अगर उस टेलर ने डिसाइड कर लिया उस पूरे गांव का सिर्फ एक टेलर जो पूरे गांव को केटर कर रहा है क्योंकि गांव छोटा है मान लीजिए, और उस हाँ गांव के टेलर ने सिर्फ ये डिसीजन लिया कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले तो मुझे सिटी जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली। तो एक जो जो बुरी कंडीशन ये हुई कि स्कूल खराब था गांव में। हम्म। मतलब इकोसिस्टम में जो एक चीज खराब थी वो अगर समझ लीजिए स्कूल में एजुकेशन खराब थी, तो वो टेलर हाँ ने अगर डिसीजन लिया है कि मैं बाहर जाऊंगा, तो फिर उसकी वजह से उसके पीछे और वो बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करेगा अपने साथ, कि बिल्कुल। अब उन लोगों को सिर्फ अपने कपड़े सिलाने रोज शहर जाना पड़ सकता है। हाँ ये उस भी उस हो डेली सकता है। ट्रांजेक्शन से भी शायद कुछ डेली ट्रांजेक्शन से कुछ बदलाव आएंगे उस जगह पे। तो बिल्कुल। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि अब हम पीथमपुर की कहानियां, कुछ पीथमपुर के बारे में, पीथमपुर में क्या माइग्रेशन पैटर्न्स हम देखते हैं। जैसे मैं जो मेरी याद जो पीथमपुर की है, जब मैं 10वीं में था या 8वीं या 9वीं में था, तो मैं हम्म। पीथमपुर में किसी रिलेटिव के यहाँ गया था, और एक बिल्डिंग थी जो ऐसा लग रहा था कि लोग घर है वहां, ऐसा लग रहा था कि वो घर है किसी का। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, जैसे हम अपार्टमेंट्स काट देते हैं जो अपने यहाँ बोलते हैं, वो हाँ पोर्शन दे हाँ देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसा मुझे लगा घर होंगे। मैं ऊपर बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा तो हर फ्लोर पे लाइन से सिलाई मशीनें लगी हुई हैं नॉर्मल घरों में, और लोग हम्म। बैठ के सिल रहे हैं, और पता लग रहा है कि ये जो कॉटन है, ये जो होजरी है, या ये जो डेनिम है, यहाँ से सिल के किसी बड़े ब्रांड में जा रहा है। जैसे सुनने में आता है जैसे लखानी के शूज हमारे यहाँ बन रहे होते हैं, रिबॉक के हम्म। ट्रैक पैंट्स पीतमपुर में बन रहे होते हैं। तो ये सब मेरी छोटी ये कुछ कुछ थोड़ी बहुत ही मेमोरीज है पीतमपुर की। अच्छा अच्छा। आप मुझे, जैसे आपने तो बचपन से पीतमपुर देखा है, और बिल्कुल बिल्कुल। और जो ग्रोथ का जो एज पता है, वो भी उतना ही जितना आपका एज है। हाँ हाँ जो बिल्कुल पीतमपुर को बिल्कुल। हम जैसे पढ़ते हैं और जब दिखता है, तो आपने पीतमपुर बिल्कुल, आपने मतलब एकदम शून्य ना बोले तो हाँ एसीसी हाँ बनने के बाद तो कम से कम आपने देखा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी तब से हमने देखा है पीतमपुर को। तो वहां से एक बात चालू करते हैं। शायद हम वो केस ले पाएंगे कि एक किसी भी छोटे से एरिया में जब डेवलपमेंट चालू होता है ना। और हम आज रीजनल प्लानिंग की भी थोड़ी एक बात करते हैं, मतलब इससे इसी इसी के संदर्भ में, कि ये जो चालू होती हैं जो भी चीजें, सबसे पहले जो इंडिया में जो रीजनल प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो आया ही कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से था। मतलब ओवरऑल एक आफ्टर इंडिपेंडेंस एक आइडिया था हमको कि चलो हमारे कंट्री में कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हमने मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टूल कंसिडर किया कि इसके कारण हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट एरिया बनाएंगे। तो हम इसको पता है, इसको टेक्निकल भाषा में जैसे हम कह लेते हैं कि हम इंड्यूसमेंट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का, कहीं एक क्षेत्र में इंड्यूसमेंट करते हैं। तो वो इंडस्ट्री उस क्षेत्र में इंड्यूस की गई ताकि और डेवलपमेंट हो पाए आसपास, मतलब एक पोटेंशियल देख के, है ना। तो पुराने जो जितने भी स्टील प्लांट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो पुराने इंडस्ट्रीज हैं, कोलरीज हैं, माइंस हैं, जो उस टाइम में लगाई गई हैं, वो
इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में जो पोर्ट्स के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो ऑलरेडी एज अ डेवलप्ड सिटीज या एक अर्बन एरिया तो था ही, है ना। उसमें और ज्यादा इंड्यूसमेंट होना इन्वेस्टमेंट्स का, वो एक तरीके से हमने कंसिडर किया कि चलो ये एक तरीके से टूल है ना, जिसमें कि हम एज रीजन को क्या करेंगे, एक तरीके से हम बूस्ट करेंगे, इसके डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। सो वहां से चालू करते हैं। उसी टाइम की बात है जब पीथमपुर में ये डेवलपमेंट चालू हुआ था। और जो सबसे पहला जो पीथमपुर का डेवलपमेंट है जो मैं बात करूं, तो अगर तुम्हें भी पता होगा तो वहां एक जलाशय बना हुआ है लोगों को खेती करने के लिए, जिसका नाम है संजय जलाशय। हाँ, जिसका नाम है संजय जलाशय। तो वो जलाशय बनाया गया दरअसल एक तरीके से एम्बैंकमेंट क्रिएट किया और वो एक एरिया बनाया ताकि यहाँ पे अच्छी तरीके से खेती हो पाए। तो वहां से चालू हुआ था। और संजय गांधी ने पूरा एक कॉन्सेप्ट चालू किया था। वो जलाशय का नाम भी आज की तारीख में संजय जलाशय है, उस टाइम में जब वो चालू हुआ था। मतलब एक विजनरी थॉट था उस टाइम, ये कि हाँ, उनके नाम से वो पड़ा है। तो एक विजनरी थॉट था कि चलो इस तरीके से चालू करते हैं। हेलो शालवी, हम कुछ आज रीजनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो वहां से पीथमपुर का डेवलपमेंट चालू हुआ और उसको एज ए कंसिडर किया गया कि इंडस्ट्रीज का यहाँ डेवलपमेंट चालू किया। उसी टाइम में वे बैक इन 90 वहां पे इंडस्ट्रीज आई और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए। तो उस इंडस्ट्रीज में हुआ यूं कि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज आई एज टाइम से, उस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हेलो, मैं बाहर आ जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है ना। फिर लाइट चली गई हमारे यहाँ। लोग भी क्या सोच रहे होंगे यार, ये लोग क्या मतलब कौन से पूर स्टेट में तो बैठे हैं ये। सर वो क्या बोलते हैं, ठीक है। चलता है, क्या दिक्कत है। तो मैं छत पे आ गया हूँ, जरा यहीं बैठते हैं थोड़ी देर तक। हाँ, तो हम बातें कर रहे थे कुछ, हाँ, पीथमपुर की बातें हमने चालू की थी। तो इंडस्ट्री उसमें हुआ क्यों, वे बैक इन 90s वहां पे डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से कंसीव किया गया। तो उस डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और बहुत सारे लोग वहां पे आए, मतलब माइग्रेट हुए। जो सबसे पहले जो माइग्रेशन था वो उनका इन हाउ इन एक तरीके से उसी स्टेट का था। लेकिन बाद में जो जब लोगों को पता चला, मतलब ये 90s 92 की बात है जब वहां पे डेवलपमेंट चालू हुआ था, और जब लोगों को पता चला कि एक पोटेंशियल है वहां पे, तो लोगों ने नॉर्थ की तरफ से बहुत ज्यादा माइग्रेशन करना चालू किया। वहां पे लोग माइग्रेट हुए वहां पे। और आज की तारीख में ये कह सकता हूं मैं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है आज वहाँ पीथमपुर की, वो है माइग्रेटेड वर्कर्स हैं जो यूपी से हैं। बेसिकली द रीजन नियर अबाउट बनारस, गाजीपुर और कुछ इलाकों के जो लोग हैं सबसे ज्यादा वहां पर आकर बसे हुए हैं, मतलब मोस्टली फ्रॉम द यूपी। सर जैसे हम पीथमपुर देखते हैं, पीथमपुर इज लाइक वेरी फार फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो इंदौर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर बोलते हैं उससे बहुत दूर है। जबकि सड़क हम बोलते हैं एबी रोड पे पीथमपुर है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि अगर रेल कनेक्टिविटी भी होती तो सीन कुछ और होता? रेल कनेक्टिविटी होती तो आशीष मैं बता दूं सबको यहाँ पे कि इन माइग्रेशन और ज्यादा होता वहां पे। हाँ, मतलब वही कि हाँ, वो एक फैक्टर होता है कि लोगों को और ज्यादा ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी होती, नो डाउट, इसका कुछ अलग एस्पेक्ट पे डेवलप करता। लेकिन हाँ, वहाँ पे
लोगों का माइग्रेशन भी और ज्यादा होता है। मतलब एक तरीके से पीथमपुर का जो और ज्यादा जो एरिया है उसको एक तरीके से दूसरे तरीके से या दूसरे एस्पेक्ट्स में कंसीव करना पड़ता है गवर्नमेंट को, टू टू होल्ड इट बैक। मतलब अभी जो डेवलपमेंट्स हैं वहां पे अब उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। अभी जो वो जलाशय की जो मैं सर बात कर रहा था, हम अगर देखते हैं ना कि सर तुमने वहां से हम देखते हैं, और जैसे इंदौर की तरफ और वहां दोनों तरफ जो स्प्रॉल हो रहा है, और राइट। जो ट्रांजेक्शन हमारे कितने बढ़ गए हैं। जैसे जब मैं शिफ्ट हुआ था वहां पे बैक इन 2008, तो मैं देखता था इतनी बसेस नहीं चलती थी इंदौर से पीथमपुर या मऊ से पीथमपुर, इतने ट्रांजेक्शन रोज के नहीं होते थे। रोज इतना दूर दूर स्कूल नहीं आते थे, इतना इंदौर तक नहीं जा रहे होते थे। तो वो उस उसकी वजह से मैं देखता हूँ महू में, और जो महू महू से जो रोड्स जाती हैं जो इतनी पीसफुल हुआ करती थी, जो हाँ हाँ डेंस नहीं हुआ करती थी, हाँ वहां हाँ डेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है हमें। वहां स्कूल आते हुए दिख रहे हैं, कॉलेज आते हुए दिख रहे हैं। तो कॉलेज भी तो अपने आप में फिर एक इंडस्ट्री है कि अगर वहां एक बड़ा कॉलेज खुल रहा है तो उसके आसपास कुछ लोग उसमें काम करने वाले जो होंगे, या कुछ दुकानें जो खुलेंगी, तो वो एक अगर हम इंडस्ट्री से ही देखें तो उससे मतलब कितने सारे ब्रांच आउट होते हैं जो उसके कैटलिस्ट हैं, जो डेवलपमेंट उसकी वजह से एग्जैक्टली हो रहे हैं, एग्जैक्टली। वो भी तो कितना ज्यादा। और फिर अगर एक इंडस्ट्री, अगर समझ लीजिए वहां पे एक प्लास्टिक की इंडस्ट्री, और वहां जो लेबर्स आ रहे हैं हेलो उनके ईशान। उन उन उनको उनके लिए क्या स्कूल है वहां पे? मतलब उसका उसकी गारंटी तो अभी तक किसी ने ली ही नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमने बात हमने करते हैं, सिर्फ सोशल। तुमने बहुत सही जी याद दिलाई, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं हम, और कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। क्या पानी पीने की व्यवस्था है, क्या वहाँ पे स्कूलों की व्यवस्था है कि नहीं है ना। तो इसके बीच में एक दो क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। प्रज्ञा का कहना हाँ है कि किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। तो मेजरली Pragya is an urban regeneration student. She is working on ओके। industrial sectors, जिसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे कुछ उसका काम है अभी। शी इज वर्किंग वेरी गुड। तो वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी पहले, लेकिन देट आर इनटू बैड सिचुएशन राइट नाउ। और जो मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की, वो हैं आज की तारीख में ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा है वहाँ पे। और अगर दूसरा कंपनीज के क्वेश्चन, नाम लें तो पहले कंपनीज के नाम सबसे अगर मैं पहले बता दूं तो अगर जैसे हाँ इंडोरामा था पहले। हाँ इंडोरामा हाँ टेक्सटाइल जो बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। हाँ हाँ फिर हाँ प्रतिभा भी, अब प्रतिभा है आज की तारीख में। और राइट ऑटोमोबाइल में राइट। हमारे पास जो आयशर है ना, फोर्स मोटर्स है ना, महिंद्रा टू व्हीलर्स है ना। मतलब यू जस्ट फिर नेम दी, इन्हीं को कैटर करने के लिए हाँ यू जस्ट बिग नेम दी बड़े बड़े वाले बेस्ट ब्रांड ऑफ द कंट्री, वो सारे पीथमपुर में आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल पीथमपुर से। में। हाँ। IQ सर पूछ रहे हैं पीथमपुर ने वेदर इट इज इंट्रा माइग्रेशन और इंटर माइग्रेशन। तो इन इन द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट, द द पीथमपुर हैड सीन इंट्रा माइग्रेशन, जिसमें कि वहीं के स्टेट से कुछ लोग धार की तरफ से लोग चले आते थे काम करने के लिए। बट एज द डेवलपमेंट बूस्ट अप देयर और लोगों को पोटेंशियल वहां का पता चला, सो नॉर्थ के लोगों ने एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि उस जो लेबर इकोनॉमी होता है उसको एक तरीके से कैप्चर किया। मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्टर भी लोग हैं, वो लोगों को हायर करते हैं और इंडस्ट्रीज में लगाते हैं। सो इस तरीके से जो एक लोकल इकोनॉमी है, लेबर इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो एक पूरा होल्ड है अब नॉर्थ के जितने भी लोग आए हैं उन लोगों का उस पर होल्ड है। तो और सर फिर थ्रेड्स भी होते हैं ना, जैसे इसके थ्रेड्स भी हैं। जैसे मेरे को फौजी फौजी रिटायरमेंट जो फौजी रिटायर जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, हम्म उनका उनका जैसे मुझे पता है कि वहां पे ऐसा होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा सिक्योरिटी वाला, और वो सब जितने भी जो सिक्योरिटी पर्सनल लगेंगे वहां पे, वो हम्म अलग अलग जगह से वहां पे आके रह रहे होते हैं। वहां पे मैं कितने कितने सिक्योरिटी पर्सनल देखे जो साउथ इंडिया से जाके वहां रह रहे हैं। तो वो राइट। थ्रेड्स भी हैं कि किस टाइप के, किस सेक्टर में हमें किस किस टाइप के या किस किस प्रोफाइल के लोग चाहिए होते हैं। तो हम्म। पहले जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड ISM में था और वो पीथमपुर में रह रहा है क्योंकि उसका प्लेसमेंट वहां हुआ है। जबकि पहले तो हम देख रहे होते थे कि इंदौर से ही लोग काम करने के लिए जा रहे होते थे। हम्म। अब तो लोग दूर से भी वहां काम करने आ रहे होते हैं पीथमपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हाँ, पहले हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे कि एक तरीके से ना अब पीथमपुर का फेस लिफ्ट भी हो रहा है। फेस लिफ्ट ऑफ हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो एंड फेस लिफ्ट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, है ना। वो एक नया प्रारूप ले रही है सारी इंडस्ट्रीज वहां पे। अगर हम पहले कहते हैं, अगर सेकेंडरी सेक्टर का जो पहले एक वो उसका कल्चर था, वो एक तरीके से ब्रेक होके इट इज नाउ शिफ्टिंग टू सम अदर
काइंड्स ऑफ टर्शरी काइंड ऑफ इकोनॉमी, हम इसके बारे में बात करते हैं। मतलब एक ऐसे हमारे लिए एक केस हो जाएगा ये, है ना, देखने के लिए कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे इसके। तो हाँ, जो जो जलाशय की मैं बात कर रहा था, आज की तारीख में अगर हम एकदम मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करते हैं तो पानी सबसे पहले हम लेते हैं। तो पानी में मुझे लगता है कि अब वो पानी कम पड़ने लगा है। अगर तुमने अभी खबर पढ़ी होगी तो अब ये पता है पानी कहाँ से मंगा रहे हैं। अब दे हैव जॉइंट हैंड्स। अब इनको पानी चाहिए नर्मदा से, जो कि ओमकारेश्वर से, ओमकारेश्वर और माहेश्वर का जो बेल्ट है, वहां से पानी इतने ऊपर को आएगा है। मतलब अब टेरेन की अगर हम बात करें, अर्बन रीजनरेशन के कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उन्होंने ये स्टूडियो वहां का उस रीजन का लिया भी था, हम साथ में विजिट करने गए थे। अगर उस टेरेन को समझें, सो नर्मदा एक तरीके से कुछ 100 फीट नीचे है वहां से, और इतने ऊपर वहां से पानी मंगाना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन हम मतलब लेकिन हम कर रहे हैं, वो हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब एक तरीके से बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये, लेकिन हाँ हम इसको कर रहे हैं। और आईक्यू सर ने बीच में बात की थी कि बर्ड्स का माइग्रेशन, मतलब हमारे अलावा भी मतलब लोगों के अलावा भी कुछ लोगों का जो माइग्रेशन होता है, बर्ड्स का होता है, एनिमल्स का होता है। तो उसमें ये सिचुएशन कैसे काम करती है, मतलब तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिस रीजन्स में जो जो वहां पे स्वैम्प हुआ करते थे और थोड़े से वेटलैंड्स हुआ करते थे जो नर्मदा के आसपास हैं, अब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि उसका वाटर लेवल अब धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने वाला है। तो मुझे लगता है कि वहां से जो अब माइग्रेशन होगा, जो बर्ड्स का भी माइग्रेशन होगा और जो एनिमल्स का भी होगा, जो वहाँ इंडिजिनियस जो स्पीशीज हैं उनका माइग्रेशन होता हुआ आएगा। तो ये एक बहुत ड्रेडफुल सिचुएशन है। मतलब ये जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इस पूरे रीजन के बारे में सोचता हूँ एज एन अगर हम एक पर्यावरण की दृष्टि से सोचते हैं तो बहुत मुझे ये डराती हैं चीजें। सर जब हम वांचो पॉइंट जाते हैं, जो जिस एरिया की आप हाँ बात कर रहे हैं जहाँ से पाइपलाइन वगैरह हैं, और हम देख रहे हाँ होते हैं कि मतलब हर 4 मीटर की ऊंचाई पे अगर मतलब मैं एलिवेशन में बात करूं तो हर 4-5 मीटर की ऊंचाई पे एक हमें पंप दिखता है। मतलब इतना बड़ा पाइपलाइन लिया हुआ है और एक पंप है, फिर उस पहाड़ी पे फिर और एक और पंप हाउस है, फिर और पंप हाउस है, फिर वो सारी पाइप जुड़ी हुई हैं, हर बार पंप हाउस है। मतलब वो मतलब अगर यही पानी को ढंग से यूज किया होता तो शायद वो उधर वांचू पॉइंट पे, अब उस जगह पे आप जाते हो और आप ये चीज देख रहे होते हो कि पहाड़ों पे हम ऐसे पानी चढ़ा रहे हैं, तो इतना ज्यादा बुरा लगता है कि जबरदस्ती हमने जो जो एम्पावर करने की कोशिश वहां दिखती है नेचर को, जो हाँ हाँ, मतलब ऑल बिकॉज ऑफ वन ग्रीड ऑफ वन ग्रीड, राइट राइट। और अगर हम कोविड जैसे पैंडेमिक्स की बात करें तो अगर पैंडेमिक्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर ऐसे कुछ सिचुएशन अगर वहां अराइज होती हैं, सो आफ्टर फ्यू वीक्स और आफ्टर फ्यू मंथ नोबडी विल बी देयर। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वहां कोई नहीं रहेगा। मतलब एक तो हमने पूरा रीजन का जो जो एक होल्डिंग थी इन्वायरमेंट की, उसकी अपनी एक वहां के इकोसिस्टम की जो होल्डिंग थी उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। और हमने एक कोशिश की जिसको कहते हैं एक मैन मेड इकोसिस्टम बनाने की, जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड था, और वो भी कुछ कुछ दिनों में खाली हो गया। मतलब एक आयरनी होगी, मतलब अगर पेंडेमिक्स में पूरा लेबर इकोनॉमी वहाँ की ब्रेक हो जाती है और लोग घर को चले जाते हैं। अभी ट्रेन चालू होने वाली है, एमपी में भी कुछ खबरें सुनने को आएंगी हमें। तो पूरा सिस्टम अगर ब्रेक होता है, वापस घर को लोग चले जाते हैं कुछ 6-7 महीनों के लिए, तो हमें जो ह्यूमन सेंट्रिक जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देख के बहुत ऐसे डर सा फील होगा, और हमें सिर्फ वहाँ जंगल ऑफ कंक्रीट देखने को मिल जाएगा। तो सर बट वही है कि ऐसा कुछ उनकी फिक्र तो ना, तो खैर जो हमें रूल कर रहे हैं या जो हमारी जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, ना तो उन्हें रीजनल प्लानर को नौकरी देनी है और मतलब अगर हम लेजिट हम देखते भी हैं तो हम कहाँ, मतलब कभी भी हम ऐसे सुनने में नहीं आता कि किसी एरिया में बहुत ह्यूमन सेंट्रिक सिटी प्लानिंग या बहुत ह्यूमन सेंट्रिक प्लानिंग की गई हो। हम किसी भी रीजनल प्लान को या किसी भी सिटी प्लान को देखते हैं तो कहीं भी जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, जो बहुत ह्यूमन चीजें होती हैं,
उनके बारे में, या जो जो हम अर्बन डिजाइन में बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे होते हैं उनके बारे में कहीं बात होती नहीं है। सिर्फ पैसों की बातें होती हैं, दिखती है सारी बातें कि नंबर्स दिखते हैं हमें, मतलब बहुत राइट नॉन राइट। ह्यूमन अप्रोच भी है हमारे हमारे और ये खैर माइग्रेशन तो हमें जितना 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 अर्बन प्लानिंग बैचलर्स में हमें पढ़ाया गया, अ, हम्म। उस छोटे से अर्बन प्लानिंग में भी एक माइग्रेशन का पार्ट होना चाहिए था, जो कि हमें पता ही, मतलब हमें पता ही नहीं चल पाया बैचलर्स में भी, और एग्जैक्टली। मास्टर्स में भी कई बार वो फंडे क्लियर नहीं हो पाते। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात तुमने कही अकेडमिया आशीष। अकेडमिया अकेडमिया तो बहुत दूर है हमारा प्रैक्टिस से अभी, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर ये बहुत रियल रियल टाइम सिचुएशंस जो अभी परसिस्ट हो रही हैं, अगर इसके बारे में भी अगर हम बात करें, इसको रिलेट करने की कोशिश करें, है ना, तो हम कुछ ऐसा चीज रिलेट कर पाएंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे। अगर हमको मतलब instead of developing so-called new developments in Latins Delhi or the uh, polit हम्म, पॉलिटिक ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स, अगर हम इनको अगर छोड़ के, मतलब इन सब डेवलपमेंट को अगर छोड़ के, जो रियल चैलेंज हमारी आज की इकोनॉमी का था वो था कि हमारे पास आज की तारीख में जो इनफॉर्मल सेक्टर की जो इकोनॉमी है ना, उसकी होल्डिंग हमारे पूरे इकोनॉमी में इट्स इट्स अराउंड 60 to 70%। मैं भी फिगर मतलब मेरे ख्याल से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इट्स मोर देन 50% इन द इकोनॉमी, राइट। तो अगर उस इकोनॉमी को अगर हम बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते, या हम अपना एक्सपेंडिचर लगाते, या हम इन्वेस्ट करते कि हम सबसे पहले उस इनफॉर्मल सेक्टर को समझने की कोशिश करें, जहां से हमें बड़े बड़े पैमाने पर पैसा रुपया मिल रहा है, या बड़े पैमाने से जहां से लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, तो बेसिक मुझे लगता है कि जैसे ये यूनिट्स ज्यादा में हम हमारे लिए पढ़ते हैं ना। ठीक होता है। हम्म, मतलब अगर हम ब्लॉक्स देखें तो यूनिट्स में अगर हम देखें तो हमने जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है, जो एक्चुअल में जैसे बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव या एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था एक दोस्त के साथ हुआ था कि सर जो आईटीआई में जैसे आईटीआई के जो कोर्स होते हैं या जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, आपने आईटीआई वालों की बुक्स देखी? आईटीआई वालों की बुक्स और इंजीनियरिंग की जो हम कॉलेजेस में जो बीटेक की डिग्रीज में जो बुक्स होती है वो सेम सिलेबस होता है, सेम कोर्स होता है। मतलब हाँ आईटीआई की बुक में भी बस वो मतलब कम कम पैसे देके और कम इलीट एजुकेशन, वो कम इलीट स्टेटस ऑफ एजुकेशन लेके लेबर बनने के लिए, फिटर वगैरह बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है। सेम पढ़ाई, सेम सिलेबस, आरजीपीवी ही पॉलिटेक भी दे रहा है और आरजीपीवी ही बीटेक भी दे रहा है, और आरजीपीवी का सेम सिलेबस ही। और ये हमने और ये जो डिवाइड है सर, ये हमने एजुकेशन से ही स्टार्ट कर दिया कि जो इन कॉलेजों में गए हैं सेम चीज पढ़ के वो साहब बनेंगे, और जो इन कॉलेजों में गए हैं वो सेम चीज पढ़ के लेबर बनेंगे। क्या और बात है यार। फिर वहां पे वो यूनिफॉर्म वगैरह वाला जो कंसेप्ट होता है, आप देखें पॉलिटेक कॉलेज में कैसे यूनिफॉर्म होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे यूनिफॉर्म होती है। आप सिर्फ वर्कशॉप एक हफ्ते का होता है, वो कैब लगे जाते हो, वो डंगरी पहन के जाते हो वर्कशॉप में। वहां पे वो लोग बिल्कुल वो बिल्कुल। उनको वो चीज सिखाई जा रही होती है कि तुम्हें तुम्हें इस क्लास में काम करना है, सेम सिलेबस आहा, पढ़ के। तो क्या और बात है, फिर क्या बात है जिनके यार। हाथ काले होते हैं, जिनके जिनके शरीर में दाग लगते हैं, या फिर जिनके कपड़े गंदे हो रहे होते हैं, सबसे हम्म। पहले उन्हीं को सफर करना होता है जो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ये जो माइग्रेशन की जो जो हमारे कंसेप्ट बिगड़े हुए हैं, जैसे कितनी बेसिक चीज है सर कि सिस्टम, कल जो एक एक कलकत्ता में पानी सिस्टम भरा परसीव रह किया गया, जा रहा है। आशीष, बहुत ये सही चीज कलकत्ता याद दिला कल दी तूने। ये सर ये एक समय जो है ये सिस्टम सब परसीव, सोचने का ना। हाँ, ये सब सोचने का बिल्कुल समय है। मतलब हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, मतलब हम छोड़कर आए हैं। एक पीथमपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, राइट। हाँ एक हाँ, ओवरऑल माइग्रेशन का सिनेरियो भी कंसिडर करेंगे। माफ कर और इसके पहले मुझे दो तीन चीजें याद आ रही हैं जो तुमने बात कही है। एक ना वो एक डिस्क्रिमिनेशन परसीव किया जा रहा है अभी भी, है ना। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले डॉक्टर कावस कपाड़िया सर का मैंने आर्टिकल पढ़ा था। डॉक्टर कापस कवाड़िया सर हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाते थे, और ही इज प्रोफेसर इन अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन एसपी दिल्ली। और उनको मतलब उन मुझे लगता है कि उनके अगर दृष्टिकोण से आप शहर को समझने की कोशिश करो तो बहुत खूबसूरत लगता है शहर। वो शेयर कर दूंगा अगर कुछ लोग अगर उसको पढ़ना चाहेंगे तो, राइट। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात एक एक कही थी
कि सबसे पहले क्या होता था माइग्रेशन के पहले का अगर हम सिनेरियो अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो पहले लोग क्या करते थे, लोगों को काम अपने विलेज के आसपास से मिलता था। लेकिन ये जो काम मिलता था, किसी को खेतों में काम मिल गया, किसी को कुछ क्या कहते हैं छोटा मोटा काम मिल गया, लेकिन इस काम में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था पहले, जो कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब ये बिफोर 90s की बात हो रही है, जब हमारा लोकलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की जो बात करें, एलपीजी जिसको हम कहते हैं, जब ये नहीं हुआ था, मार्केट ओपन नहीं हुआ था, तो तब की ये बातें हैं। तो एक एक तरीके से ना बहुत बड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को काम मिलने के अंदर, लोगों को काम करवाने के अंदर, किसको किस तरीके से काम करवाया जाएगा, किसको किस तरीके से अटेंड किया जाएगा, इसमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। सो शहरों में माइग्रेशन होना कितनी खूबसूरत चीज है। लोग क्या हुए, लोग वहां से गांव से माइग्रेट होके शहर में आए और वहां सारी चीजें वो भूल गए। ना उनको कोई कास्ट से जानता है, ना उनको कोई नाम से भी मतलब नहीं है। आप कहाँ काम करते हो, बस आपके काम से जानते हैं हम आपको। अच्छा आप तेल अच्छा आप वो हैं जो दुकान पे काम करते हैं, आप वो हैं जो गैराज पे काम करते हैं, आप वो हैं जो जो क्या कहते हैं, आप वो हैं जो वर्कशॉप में काम करते हैं। बस उनके काम के द्वारा जाना जाता था। तो लोगों ने इसकी बहुत लिबर्टी भी ली और एक तरीके से सेंस ऑफ फ्रीडम आया कि हमको यहाँ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। तो लोगों को एक आज़ादी दी थी। मतलब ये जो माइग्रेशन लोग कर जाते थे, जो शहरीकरण था, लोग वहां जाके बसते थे, एक तरीके से लोगों को आज़ाद फील कराया। इसने एक लिबर्टी दी कि वो जो केज है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, जो पहले गांव में था, उसको ब्रेक करने का। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन लेकिन यहाँ हम एक और चीज़ की बात करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें ये नहीं पता था कि शहरों में भी एक डिस्क्रिमिनेशन होगा, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल लेवल्स, जो कि उनकी जाति का जो वर्ण का सिस्टम था, उसके अलावा यहाँ पे जो जो डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, वो था आर्थिक भूमि पर। क्लास पे। हाँ हाँ, एक एलिट क्लास होगा, उसके नीचे वर्कर क्लास होगा, लेबर क्लास होगा, है, और कुछ बिजनेस क्लास होगा, राइट, कुछ हाँ कॉलर एज ऑफ क्लास होगा, गवर्निंग हाँ गवर्निंग कॉलर्स। गवर्निंग क्लास होगा, राइट। द आयरनी इज दैट इन लोगों इन लोगों को इन लोगों को सब कुछ लिबर्टी मिलती रही, फ्रीडम मिलता रहा, या हम कह लें हमको इतनी लिबर्टी मिलती रही कि हम ऐसे शहर में इतने खूबसूरत तरीके से जी पाए। वो उन लोगों के कारण है जिसको हम अंडर प्रिविलेज आज की तारीख में समझते हैं, है ना, जो आज की तारीख में यहाँ से भाग के जा रहे हैं, पैदल भागना पड़ रहा है जिनको, वो एक सोसाइटी है, राइट। वो एक तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन वो उनको फेस करना पड़ रहा है आज की तारीख में। हम आज अपने घरों में बैठ के, अपने टेरेस पे बैठ के, आप अपने घरों में बैठ के एक दूसरे को लाइव सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज की तारीख में रास्तों पर हैं, वो शहर में नहीं दिख रहे हैं, ना वो नुक्कड़ पे आज की तारीख में दिख रहे हैं जहां वो पहले दिखा करते थे। आज की तारीख में वो एनएच, सारे नेशनल हाईवेज पे हैं। और मैं आपको अभी फीडबैक दूं, अभी NH3 हमारे पीथमपुर के पास से होकर निकलता है, जो कि मुंबई से आगरा को लिंक करता है और आगरा से लखनऊ और यूपी की तरफ लिंक करता है। कुछ एक वहां के वीडियोस पापा जी ने बनाए हुए हैं और शिवम भैया ने बनाए हुए हैं, कुछ वो भी शेयर करेंगे हम, मतलब अपने पोस्ट में बाद में लोगों को देखने के लिए, कि हर एक 10 गाड़ियां हर एक मिनट में गुजर रही है वहां से, जिसमें कि लोगों के भर के ट्रक भर के लोग निकल रहे हैं, मेटाडोर भर के लोग निकल रहे हैं, ऑटो भर के लोग निकल रहे हैं। मतलब तुम गाड़ी का नाम लो, वो लोग उसमें भर के निकल रहे हैं। मतलब उनके पास बहुत अच्छी गाड़ियां, पर्सनल व्हीकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे भर के निकल रहे हैं लोग। सो उनको फैसिलिटी, और लोग पैदल निकल रहे हैं। मतलब नेशनल हाईवेज आज की तारीख में जो उनका जो आज की तारीख में टीवीसी करना वहां बनता है, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करना बनता है जिसको भी करना हो आज की तारीख में। जैसे जैसे सर हम बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही जैसे बहुत बहुत माइनर उसमें भी देखें, जैसे अगर हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और अगर हमारा बॉस हमारे साथ कुछ ऐसा छोटा बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन कर देता है या किसी भी चीज का कि अरे तुम्हें नहीं आता है, तुम या XYZ, हमें हमें बुरा लगता है। तो सोचो एक एक इतना बड़ा क्लास जिस तरह से लग रहा है कि पूरा सिस्टम उसका साथ नहीं देना चाह रहा। जैसे यहाँ क्या होता होगा अंदर, मतलब पेट में तो हो रहा है, देह में तो हो रहा है कि हाँ
हाथ दर्द हो रहा है और पेट दर्द हो रहा है, भूख है। लेकिन अगर आपको ये आपको बता दिया जाए कि पूरा सिस्टम में कोई नहीं है अब आपके लिए, अब आपको घर जाना पड़ेगा, अब आपको वहां जाना पड़ेगा जहां से आपने शुरू किया था, मतलब बैक टू स्क्वायर वन। तो यहाँ क्या होता होगा? और फिर जब वो जिस जिस चीज से जिस चीज से वो छूट के बाहर जाना जाना चाह रहे थे, हाँ या हाँ हाँ। किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर वो दोबारा उधर जाने को तैयार है, तो वो उनके लिए यहाँ रहना कितना वर्ष है। मतलब राइट। हम अभी भी यही यही मतलब हम बहुत दिनों तक हम इकोनॉमी पे ही बात करनी पड़ेगी हमको पहले। बिल्कुल। अ, बहुत दिन तक हम इकोनॉमी बात करेंगे, तब जाके हम किसी मेंटल हेल्थ पे बात करने के स्टेट पे आएंगे उनके बारे में। अभी तक हमारे यहाँ जो लेबर पॉलिसीज जो और अच्छी होनी चाहिए थी, वो तो और वो बर्बाद हो रही हैं। डिलापिडेटेड हो रही है, मतलब राइट। वो नीचे जा रही हैं, तो हम उनकी मेंटल हेल्थ की बात तो करेंगे ही नहीं। हम्म। तो मेंटल हेल्थ फिर से एक 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 जो इंसान की खुशी रहने, जो हम बहुत एग्जांपल्स देते हैं, जापान का जो वो इंडेक्स है, उसमें हैप्पीनेस काउंट होती है, हम बहुत एग्जांपल्स दे रहे होते हैं अपनी पढ़ाइयों में। लेकिन क्या हमने अब जब जैसे खुद पे हम पे बीत रही है, तो हम मैं अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं ये अब खुद सोच पा रहा हूँ कि पहले कभी भी हमने नहीं सोचा ना कि इन लोग को लगता कैसा होगा। राइट। मतलब अभी भी जैसे क्या हुआ कि नॉर्मल, कि हाँ डिलीवरी वाला आया तो वो घर पे अगर नीचे है तो ऊपर नहीं आने देना। हम्म मतलब अगर वो सिर्फ सामान डिलीवरी करने आया और गार्ड ने बोला कि नहीं आप ऊपर नहीं जा सकते, उसने मास्क वगैरह सब लगाया हुआ है। हम्म। सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन जो, और साफ समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं आ पाया। अगर किसी का गेस्ट होता तो आ रहा होता, राइट। किसी बिल्डिंग में रहने वाले का गेस्ट हो रहा होता तो आ रहा होता। बिल्कुल। तो तो फिर से वो डिफरेंस आ जाना कि सिर्फ मैं काम छोटा कर रहा हूँ, काम छोटा तो कर रहा हूँ क्या तुम सिर्फ। मेरे साथ ऐसा कर सकते? राइट राइट। कि मैं काम छोटा कर रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ, हाँ। और मैं सिर्फ काम छोटा इसलिए मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, राइट। मतलब मैं कहीं और से आके तुम्हारे काम आ रहा हूँ, हम्म और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब और फिर उसे हर जगह यही दिखता होगा, सड़क पे पुलिस भी यही कर रही है, कस्टमर भी यही कर रहा है, बॉस भी यही कर रहा है, सब लोग उसके हम्म। साथ यही कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा होगा उसके यहाँ पे, मतलब उसके दिमाग में, राइट। उसके बारे में ये कोई बात ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली ये केस मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि उबर में जब भी ट्रैवल करूँ तो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनसे कम से कम एक दो दफा मतलब ऐसे बात कर पाऊँ, राइट। तो सर वो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ। मैंने ये पता कब करना स्टार्ट किया, मेरा एक दोस्त है, कब? उनकी वाइफ साइकाट्रिस्ट है, और वो एक अच्छा एनजीओ में काम करती थी जो कि ओला और उबर के ड्राइवर्स के लिए काम करते थे, कि ये लोग कितने अच्छा। कितने डेट में रहते हैं, और इन लोग को कितना हरास किया जाता है ऊपर से, और ये लोग कैसे कार छोड़ के या कार के साथ सुसाइड कर लेते हैं ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए फैमिली वालों को, कार का और इंसान का दोनों का। ये सब चीजें ओहो। होती है, मतलब ये सब स्टोरीज हैं, और ये सब हमें पता ही नहीं होता। और कई बार हम एक ट्रक ड्राइवर से मैं ऐसी बात कर रहा था रैंडम, तो कई बार ट्रक हम्म। ड्राइवर अपना खुद का ट्रक जला के खुद को मार लेते हैं कि मेरी ओहो। फैमिली को पैसा मिल जाए, जस्ट बिकॉज उनको हरास किया जा रहा है कि तुम छोटा काम कर रहे हो। ओहो। सो हाँ, दीज आर द ग्राउंड रियलिटी। मतलब अकेडमी ठीक है, मैं मतलब हम बहुत अकेडमिक डिस्कशन से स्टार्ट किया था हमने, मतलब हम पता नहीं ह्यूमन बनने पे कब बात कर रहे होंगे। एग्जैक्टली अभी हमारे एग्जैक्टली। पेट की बात कर रहे हैं अभी आज तो हम लोग। हाँ, वो जरूरी भी है क्योंकि ये चालू ही तो पेट से हुआ था, और जब हम पलायन की बात पेट करें से ये हुआ चालू भी था, वहीं से हुआ है। पेट से हुआ था, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो इसके बीच में कुछ लोगों ने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। संजू ने कुछ बाबू इन्फॉर्मेशन बोला। शेयर की है। संजू इज माय कजिन ब्रदर। भैया बॉर्डर सील कर दिए हैं, हाँ। यूपी में अगर खबर हो तो वहां पे लोगों को अब घुसने नहीं दिया जा रहा है। घुसने दिया नहीं जा रहा है इन द सेंस कि जो अभी जो ट्रक एक्सीडेंट्स हुए थे इसकी वजह से बाहर चेक पोस्ट बनाए और वहीं उनका क्वारंटीन कर रहे हैं 14 डेज के लिए, ऐसा कुछ सिचुएशंस है। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था बीच में, रोहिणी ने ज्वाइन किया था बीच में, हेलो। सौम्या ने ज्वाइन किया था, हेलो। तो हाँ, तो हम लोग इस पेंडेमिक के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे, है ना। तो हम पीथमपुर के बारे में अभी बात करते हैं। एक चीज और बात बताता हूँ मैं, मतलब एक उस इंसिडेंट से हम जोड़ पाएंगे इसको। इतना जो मास माइग्रेशन आज की तारीख में हो रहा है, जिसको कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो पलायन हो रहा है, हाँ। और लोग कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटल है, मतलब एक तीसरी आयरनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, लोग कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटल है, मतलब हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि इतना माइस, मतलब ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, है ना। वाकई की ऐसी सिचुएशन अनप्रेसिडेंटल है, लेकिन ये जो माइग्रेशन है ये तो प्रेसिडेंटल है आज की तारीख में।
हमने ये देखा है, पता है कब? पार्टीशन के टाइम। मतलब इस तरीके का जो माइग्रेशन हुआ था, ये हुआ था पार्टीशन के टाइम। लोगों को जो साधन मिला था वो लेकर चल दिए थे, पैदल चल दिए थे, अपना घर अपने सिर पर उठाकर चल दिए थे। ऐसी कुछ सिचुएशन थी उस टाइम में। तो शायद इस पूरे सिचुएशन ने मतलब हमको एक तरीके से ये एक लर्निंग दी है, टू लुक बैक इनटू हिस्ट्री, टू लुक बैक टू आवर प्रेसिडेंट्स, और वहां से कुछ लर्निंग्स लेने की कोशिश करें कि अगर ऐसी सिचुएशन फिर से अराइज होती है तो क्या हम अपने क्लास ऑफ सोसाइटी को फिर वैसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए? हमारे लोगों को क्या वैसे ही छोड़ देंगे रोड पर, नेशनल हाईवेज पर, या ऐसे कुछ सिचुएशन पे, और हम अपने घरों में बैठकर चीजें नॉर्मल होने का इंतजार करते रहेंगे? क्या यही यही मानवीयता है? मैं लोगों से मतलब यही कह रहा हूँ, मेरा लोगों से मतलब यही संबोधन है कि या क्या यही हमारी मानवीयता होगी कि जिस क्लास ऑफ सोसाइटी की इतनी सारी चीजों का हम हेल्प ले रहे हैं, मतलब हम एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट और हम चीजों को एज ए ग्रांट ले रहे हैं। इसका मतलब अगर हम ये ख्याल अपने दिमाग में रख रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी इसके बारे में कुछ काम अगर नहीं कर पाएगी, इस माइग्रेशन के बारे में, और हम एकेडमिया से जुड़े हैं तो हम ये बात कर सकते हैं कि माइग्रेशन के डाटा के बारे में, जो इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में, राइट, एटलीस्ट इसके डेफिनेशन चेंज हो। जो सेंसस में इसकी डेफिनेशन डिफाइन की है, अगर लोगों को नहीं पता है तो एक बार फिर जाके रिविजिट करें, और माइग्रेशन की जो इंडिया में जो डेफिनेशन है उसको रिविजिट करें, उसको समझने की कोशिश करें, और ये कितना कॉन्टेक्स्ट से डिफरेंट है ये भी समझने की कोशिश करें। और ये हाइट्स है हमारे इंडिया की कि मतलब हम वहां इन्वेस्ट करने की बजाय कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज की तारीख में, है ना? कुछ और प्रोपागेंडा के बारे में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब उस तरीके से मतलब क्रिटिकली हम चीजों को देखें तो, मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों में पॉलिटिकल हम ना जाएं, लेकिन फिर भी क्रिटिकली इन चीजों के बारे में अगर हम सिर्फ और सिर्फ सोचें, है ना, वो चिंतन का अगर विस्तार करें, तो हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, हमें कहीं और सोचने की जरूरत है आज की तारीख में, कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत है, हमारे एकेडमिया को, हमारे रिसर्च को कहीं और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आज की तारीख में। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका जो मेजर परसेंटेज है वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन होल्ड कर रहा है, वो लोग होल्ड कर रहे हैं। तो हम जरूर हमें कुछ उन्हीं के बारे में स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे गैदरिंग्स करनी चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए जो सिर्फ उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करें। तो हाँ हाँ, तो ये चीजें होंगी कि हम उन चीजों को खूबसूरती के साथ देख पाएंगे। क्या करें। तो या और मैं अभी देख नहीं मतलब पा रहा वो हूँ कि हमें बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। कितने मिनट के बाद हमने ब्रेक लेना पड़ेगा? 40 40 मिनट का 40 रहता है मिनट सर लिमिट। हाँ सर, जैसे ये एंड होगा ना, इसको आप सेव करना आईजीटीवी पे, ताकि इसको हम स्टोरी पे डाल पाए। मतलब मेरा ठीक है, मैं आईजीटीवी तो सेव। नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने होस्ट किया, तो आपके आईजीटीवी से होगा। हाँ ठीक है, मैं फिर हम पांच आईजीटीवी मिनट का ब्रेक पे लेके शेयर फिर कर देता दोबारा हूँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ 5 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं और एक छोटा सा पोएम का सेशन रखते हैं। मुझे लगता है कि इतना ही बात करना, मतलब लोगों को इतना ही संबोधन सर। करना मेरे मेरे एक दो ख्याल में ठीक है एक ना? एक या दो सवाल है मेरे छोटे छोटे। एक या दो हाँ, वो सवाल है मेरे उसके बाद छोटे में ले छोटे। लेंगे। और एक कुछ एक पोएम्स है, कुछ तो नहीं, पोएम्स। मतलब एक ही बिल्कुल। पोएम है, मतलब एक रिसाइटेशन है। मैं बहुत सुनता हूँ, मतलब ऐसे ही ठीक। कुछ दौर में जब भी फंसा होता हूँ तो मैं रश्मि रथी सुनता हूँ और सुनाता हूँ लोगों को। तो फिर वही करूंगा, सर तो लोगों को रश्मि नेक्स्ट रथी सुनाता हूँ। अगले सेशन में रश्मि रथी हाँ हाँ, सुनते हैं। प्रज्ञा का कुछ क्वेश्चन आ तो रहा है, ले अलग लेते अलग हैं। ही। सर क्या लगता है जीवन पटरी पर कब तक आ पाएगा? सो ये तो बहुत मतलब ऐसे, कोई नहीं पक गया। हाँ, ये आज की तारीख में धर्म संकट है इस क्वेश्चन को मतलब आंसर कर पाना। ये मतलब आप किस पटरी की बात कर रहे हैं? मतलब आपके लिए पटरी क्या है, वो भी तो सवाल है मुझे कि लगता है कि आपके लिए प्रज्ञा ने दोबारा वो पटरी जो पाना क्यों। नॉर्मल की बात कही है ना, हाँ कि व्हेन इट इज गेटिंग बैक टू हाँ नॉर्मल, तो मुझे लगता है प्रज्ञा, लिविंग विद द कोरोना इज द न्यू नॉर्मल, आई गेस, कुछ दिनों के हाँ, लिए। वो दैट वो इज तो न्यू है। नॉर्मल। और अगर हाँ बिल्कुल ही नॉर्मल पे जाना है तो 2013 में जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें कि लिखा था कि दिस हाँ। ईयर ऑफ 2020 हैज सम वायरस, प्लीज री इंस्टॉल इट, इफ इन केस वी कैन री इंस्टॉल इट, राइट। इसका वर्जन सर है। आप बूमर बनते जा रहे हो, आपको पता है? आपको जो पता है ना, आप बूमर बनते जा रहे हो। तो लगाओ ना इसको, इसको काट के सेकंड सेकंड सेशन करते हैं ना। हाँ, इसको काट के फिर सेकंड सेशन करते हैं, लोगों से अपील हाँ, करते हैं कि इसको फिर सेव करना रिज्वाइन है करें। याद से। मैं आईजीटीवी पे सेव करता हूँ, हाँ मैं लोगों हाँ से अपील भी करता हूँ कि फिर रिज्वाइन करें।
फिर एक रिसाइटेशन लेते हैं हाँ सर। हम, और भी बात करेंगे मतलब हमारे हाँ लेक्चर्स के थ्रू, और बाद में बातें तो होती हाँ रहेंगी यार, इतनी बड़ी बातें, लेकिन वो 2-3 संबोधन था जो करना था मुझे पलायन को लेके, है ना, तो वो हमने कर दिया है। फिर से लोगों को जोड़ते हैं, फिर बात करते हैं। सही ठीक है। सर। 5 मिनट का ब्रेक लेते ओके। हैं सर। हाँ 5 मिनट का ब्रेक। ओके सर। ओके। सर माइग्रेशन का मोस्टली तो माइंड से अडॉप्ट करते हैं, हम बिकम रॉटन विद द हेटेड विद टाइम। हाँ, कुछ एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, हम इसको बाद में आंसर करते हैं, राइट, कि उसमें हाँ बहुत ही ज्यादा मतलब चीजों को विष्णु तुम पॉलिटिसाइज भी किया विष्णु है। हाँ तुम विष्णु विष्णु तुम थोड़ा इसको सिंपल शब्दों में पूछना जरा। है ना। इनकलाबी शब्दों में मत पूछना। ओ हाँ, मीडियो, विष्णु इनकलाबी है सर। ओहो, ये हाँ विष्णु उपाध्याय है। हाँ हाँ। हेलो हाँ विष्णु, ये हम इनकलाबी आंसर लड़का करते है हैं। सर, ये इनकलाबी सवाल पूछता है। हाँ हाँ, हाँ फिर आंसर करते हैं हम, हाँ दूसरे सेशन में आते हैं, है ना। हाँ ओके। हाँ। ओके।